बच्चों, आज का हमारा विषय है इतिहास में भारत में सल्तनत काल। भारत में सल्तनत काल का समय कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर 1526 तक के समय को सल्तनत काल के समय के नाम से जाना जाता है। भारत में 300 इस सल्तनत काल का समय का जो शासन था वो 320 साल का था। कितना था? 320 साल का। इसको हम सल्तनत काल क्यों कहते हैं? इस अवधि के दौरान जिन बादशाहों ने शासन किया उन बादशाहों को सुल्तान के नाम से जाना जाता था। उन बादशाहों को क्या कहते थे? सुल्तान। इसलिए इस काल को सल्तनत काल कहते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान के हार जाने के बाद से इस सल्तनत काल की शुरुआत हुई। इस सल्तनत काल में कुल मिलाकर तुर्की मूल के 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। उन वंशों को हमने इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम से लिया है। जैसे जी फॉर गुलाम वंश, KH फॉर खिलजी वंश, T फॉर वेरी गुड, S फॉर वेरी गुड, L फॉर लोधी वंश। यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये पांचों के पांचों वंश कहां से आए थे? तुर्की से। कहां से आए थे? तुर्की से। अब हम बात करते हैं गुलाब वंश की। 1206 में गुलाब वंश की नींव पड़ी, बुनियाद पड़ी। गुलाब वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जानते थे। इस गुलाब वंश की बुनियाद डालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में जितने भी सुल्तानों ने शासन किया भारत पर, वो किसी न किसी रूप से गुलाम हुए, किसी न किसी रूप से गुलाम है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो 1206 में गुलाम वंश की बुनियाद डालने के बाद 1210 में इनका शासन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। 1210 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अभी ये कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ ही नहीं था कि 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनका गुलाम इल्तुतमिश गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासन में कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। पूर्ण कराने के बाद में और उन्होंने काफी कल्याणकारी काम किए देश में। उसके बाद इनकी जो बेटे निकम्मे थे, नकारा थे, वो सही रूप से शासन को संभाल नहीं पाए और चला नहीं पाए। तो इनकी बेटी रजिया जो है वो सुल्तान बनी। भारत के इतिहास में हमारा भारत बहुत पुराना है। भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान एक ऐसी पहली महिला थी जो भारत की शासिका बनी, जो भारत की बादशाह बनी। सबसे पहली बादशाह बनने का शर्त हासिल जो है वो किसको है? रजिया सुल्तान। ये बहुत ही निडर और साहसी महिला थी। ये बाकायदा दरबार में बिना हिजाब के बैठती थी और खुद को अपने निर्णय लेती थी और सेना का संचालन भी करती थी। कुछ समय बाद इस वंश का खात्मा हो गया, सुल्तान वंश का। सुल्तान वंश के बाद फिर हुकूमत आई सल्तनत काल में खिलजी वंश की 1290 में। कौन सी सदी आई? 1290 में। 1290 में खिलजी वंश की हुकूमत आई। तो इस हुकूमत का शासन जो है बहुत ही कम समय रहा, 1290 42 साल इन्होंने हुकूमत करी खिलजी वंश में। तो इसकी नींव जो है जलालुद्दीन खिलजी ने डाली। किसने डाली? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी के जो दामाद थे और भतीजे भी थे, अलाउद्दीन खिलजी, षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद को ये बादशाह बन गए। जब ये बादशाह बने तो उन्होंने बहुत ही कुछ अच्छे कार्य किए। पहला कार्य उन्होंने ये किया कि भूमि को नापने की प्रथा जो थी गज,
भूमि को नापने की प्रणाली गज का इजाद किया इन्होंने, गज का आविष्कार किया। इनके दौर में गज के द्वारा जमीन को नापते थे, भूमि को नापते थे, बाकायदा उसका एक सरकारी लेखा जोखा होता था। उसके बाद में उन्होंने बाजार पर कंट्रोल किया, बाजार पर नियंत्रण किया कि किसी भी वस्तु के दाम बहुत अधिक थे उस समय और किसी वस्तु के दाम बहुत कम थे। उन्होंने एक समानता नियम बनाया, समान नियम बनाया वस्तु के दामों का। उसके बाद उन्होंने एक और उल्लेखनीय कार्य किया कि सरकारी राशन की दुकान खुलवाई, जगह जगह इन्होंने सरकारी राशन की दुकान खुलवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे कि हम आज के दौर में सरकारी राशन की दुकान पे जाते नहीं है गल्ला लेने के लिए, 1 किलो पर कितने किलो गल्ला मिलता है? 5 किलो। उस वक्त भी ये सरकार की तरफ से गल्ला मिलता था। तो ये आज जो सरकारी राशन की दुकानें हैं, ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से चली आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से चली आ रही है। तो सरकारी दुकानें खोलने का जो कार्य किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बाद में फिर शासन आता है टी फॉर तुगलक वंश। किसका आता है? तुगलक वंश की बुनियाद जो वो गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह बने, सुल्तान बने। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब पागल बादशाह के नाम से क्यों जाना जाता है? उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो कि वो काम, इनके द्वारा किए काम बहुत ही घाटे के साबित हुए। खुद बादशाह के लिए बहुत घाटा हुआ, प्रजा ने उसका बहुत अधिक खजाना भुगता। एक कार्य का ऐसा था, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए, जबकि उस दौर में दिल्ली से दौलताबाद दक्षिण भारत में है, तो बहुत लंबा रास्ता था, पैदल, बैलगाड़ी से, घोड़े गाड़ी से जाना। फिर रास्ते में बहुत सारा माल की और जान का नुकसान हुआ, काफी पैसा भी खर्च हुआ। फिर उन्होंने देखा कि दक्षिण से, दिल्ली तो उत्तर भारत में है, तो दक्षिण से उत्तर पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तब इन्होंने अपना माइंड को चेंज किया कि अब दौलताबाद से दिल्ली राजधानी लेके आएंगे। फिर दौलताबाद से दिल्ली लेकर आए, तब जान माल का बहुत नुकसान हुआ। तो इन्हीं उसी वजह से इनको जो है एक पागल बादशाह की उपाधि दी गई थी। उसके बाद उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सोने चांदी के सिक्के चलाए तो मार्केट में, तो जाली सिक्के लोगों ने चला दिए। तो ओरिजिनल जो असली सिक्के जो थे सोने चांदी के, वो लोगों ने रख लिए और जाली सिक्के मार्केट में चलन में ले आए। इससे जो है राजकोषीय घाटा बहुत हुआ, सरकार को बहुत सारा नुकसान हुआ। मगर उन्होंने ये जो उल्लेखनीय कार्य किया है वो क्या है? कृषि ऋण। इनके दौर में आज बच्चों हम आपको बताएं कि किसानों को किराऊ लोन दिया जाता है, कृषि ऋण। किराऊ लोन जो है उसको हिंदी बोलते हैं कृषि ऋण। ये प्रथा जो है ये इन्होंने लागू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने लागू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए कौन से जमाने की बात है? 1300 इसके 700 800 साल पहले की बात है, जब इन्होंने ये प्रथा लागू की थी किराऊ लोन। वो आज भी हमारे यहाँ किसानों को कृषि ऋण दिया जाता है। उसके बाद सुल्तान बने फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को नहर बनवाने का बहुत शौक था। ये नहर बनवाने वाले ही बादशाह कराते थे। इन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी नहर बनवाई, यमुना नहर। कौन सी नहर बनवाई? जो इनके द्वारा ही बनाई गई थी, यमुना नहर, फिरोज तुगलक के द्वारा। इस प्रकार से तुगलक वंश के बाद में जो दिल्ली सल्तनत पर जो काबिज हुए वो सैयद वंश। कौन से हुए? इनका पीरियड बहुत छोटा रहा। इस वंश की स्थापना खिज़र खान ने की। उसके बाद इनके बेटे मुबारक शाह, फिर आलम शाह, दोनों कुछ बेहतर कार्य किए। उसके बाद में जो अंतिम शासक सल्तनत काल के थे वो था लोधी वंश। कौन सा था? लोधी वंश। लोधी वंश की बुनियाद जो है बैलोर लोधी ने रखी। किसने रखी? बैलोर लोधी ने। इसके बाद में सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, जो हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत प्राचीन शहर आगरा। 1504 में कौन से में स्थापना की थी? 1504 में, जहाँ पर ताजमहल है। आगरा में क्या है? ताजमहल। इसके बाद में
सिकंदर लोदी के बाद में अब शासक आता है इब्राहिम लोदी का। किसका आता है? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाते हैं। किससे हार जाते हैं? बाबर से। इब्राहिम लोदी के हारने से ही सल्तनत काल का समय समाप्त होता है। उसके बाद में समय शुरू होता है मुगल काल का। क्या होता है? मुगल काल का। तो इस प्रकार 320 साल तक सल्तनत काल में तुर्की के 5 वंशों ने हुकूमत की। वो वंश इस प्रकार है: G फॉर गुलाम वंश, KH फॉर खिलजी वंश, T फॉर तुगलक वंश, S फॉर सैयद वंश, L फॉर लोदी वंश। अच्छा समझ में आया?